सारे एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं। कुछ और बच्चे जुड़ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। बच्चे थोड़ा लेट जुड़ते हैं। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, कल जो हम चर्चा कर रहे थे, एक लाइन की जो इक्वेशन बनेगी उसके 5 रूपों की चर्चा कर रहे थे। 2 रूपों की बात हो गई थी। एक रेखा P जिसमें y का गुणांक P है, Q का गुणांक x का गुणांक Q है, कर्ण उसका R है, रेडियस, और अचर पद लैम्ब्डा है। ये पहला स्वरूप था। दूसरा स्वरूप कि इन चारों पद को, अगर चारों टर्म को P से डिवाइड कर दें, कंडीशंस वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा जो है वो भी आपको मिल गया था। अब पहला स्वरूप और दूसरा स्वरूप की चर्चा यहाँ हो गई थी और इस पर हमने काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आज तीसरे स्वरूप यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हमें देखना है कि
We have to find the equation of a line where Q is not equal to 0. Q यदि 0 नहीं है तो कैसे काम होगा? यहां देखें, Q is not equal to 0. अब इसमें हमने चर्चा किया, यहां तीसरा स्वरूप, तीसरे स्वरूप की जब बात हो रही थी तो आप देखें यहां Q is not equal to 0, तो हमने Q से डिवाइड कर दिया तो y का गुणांक आ गया p बाई क्यू, x का गुणांक आ गया 1 और रेडियस r बाई क्यू और ये अचर पद लैम्बडा बाई क्यू। तो इस तरह से ये जो आपके टर्म्स आ गए अलग अलग, अब इसी चीज को यहां देखें तो तीसरा स्वरूप बन के सामने आता है। यहां y का गुणांक p बाई क्यू है, x का गुणांक 1 है और रेडियस यहां लेंगे नहीं, तो अचर पद जो है लैम्बडा अपॉन p। अब p बाई क्यू को देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर एक बन गया कॉट थीटा इक्वल टू p बाई क्यू और कॉसेक थीटा इक्वल टू r बाई क्यू हो जाए। तो OP जो है माइनस लैम्बडा अपॉन क्यू हो जाएगा, यानी OP एक्स एक्सिस पर जो है ये सेगमेंट करेगा, यानी ये इंटरसेक्ट करेगा। अब इसमें भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियां आती है। जब y इक्वल टू अब यहां देखें यदि q इक्वल टू 0 हो तो पी वाई इक्वल टू 0 प्लस लैम्बडा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका y इक्वल टू लैम्बडा अपॉन पी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी x एक्सिस के पैरेलल ये जो है इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें स्पेशल कंडीशंस है। अब इसको देखने के लिए ये देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल y का गुणांक 1 और x 0 हो गया, लैम्बडा जो है इसका कांस्टेंट टर्म वो लैम्बडा अपॉन पी हो जाता है। तो ये आपकी जो है वो फॉर्मेशन बन के आ जाएगी। इस तरह से अब एक प्रश्न यहां देखते हैं, जैसा कि हमने पीछे किया था, इस पर बेस्ड
A question, find the equation of a line PQ which intercept x-axis का इंटरसेप्ट जो है +3 है और इंक्लिनेशन ऑन x-axis इज 30 डिग्री। इंक्लिनेशन यानी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री ऑन x-axis। एक बार और सुन ले, इसके थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक इंटरसेप्ट एट x-axis and the point of intersection is +3 and the inclination on x-axis is 30 डिग्री, यानी एंगल फॉर्मेशन 30 डिग्री का हो रहा है। एक बार इसका आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर रखेंगे। अभी किसी 2-3 बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा है ग्रुप में। जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो एक बार अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ मात्र 10 बच्चे का नाम आया है और यहाँ कम से कम 12 तो जुड़े होंगे बच्चे। ओके, चलिए इसकी सॉल्यूशन भेजे। सर ये एक बार थोड़ा स्क्रीन ओपन कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये ठीक है? हाँ नहीं सर, थोड़ा नीचे जो क्वेश्चन है उससे पहले। बस सर, बस सर। If q equal to 0, then py equal to 0 plus lambda, where y equal to lambda upon p, it is clearly seen, and it is the parallel on x-axis. अब इसका मैं आंसर रखता हूं। अब देखें पूरा क्वेश्चन और आंसर एक फ्रेम में। एंगल 30 डिग्री का जो बोधायन नंबर होगा √3, 1 और 2 माइनस लैम्बडा अपॉन पी इक्वल टू +3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन P/Q y प्लस x और प्लस लैम्बडा अपॉन पी। तो फिर यहां इसको डाल दे। The coefficient of y is √3 and the coefficient of x is
1 and the constant term is 3. तो इक्वेशन आपका क्लियरली आ जाए। एक प्रश्न है और find the equation of a line AB which making intercept 5 at y-axis and parallel to x-axis. इसका भी देखें आंसर। लैम्डा अपॉन पी इक्वल टू 5 एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y का गुणांक 1, x का गुणांक 0 और कांस्टेंट टर्म 5 तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम सेकंड का ये रिवर्स होगा। अब इसी प्रश्न से उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। पैरेलल टू y एक्सिस। आज छिपड़ा को प्रॉब्लम आ रही है। छिपड़ा कौशिक बार बार जो है उनका कट जा रहा है। ठीक, अब 3 स्वरूप हमारे लाइन के हो गए हैं। अब हम चौथा स्वरूप को देखेंगे। जो चौथा स्वरूप है हमारा वो क्या कहता है, यहां देखें फोर्थ फॉर्म। यहां पर देखें r जो है उसको लिया, हर टर्म को r से डिवाइड किया। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P upon R which is coefficient of y, Q upon R
कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 इज द रेडियस, यूनिट रेडियस पर काम होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो लैम्बडा अपॉन आर। तो ये आपके सामने है। इसको अब तो हमारा चौथा स्वरूप जो होगा लाइन का, उस पर चलते हैं। ये है चौथा स्वरूप। यानी P अपॉन आर वाई इक्वल टू Q अपॉन आर एक्स प्लस लैम्बडा अपॉन आर। इसको हम थोड़ा फिगर में भी देखते हैं कि फिगर क्या कहता है इसका। और इसको मैं बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बड़ा किया तो ये फिगर चेंज होने का डर। अब देखें, P बाई आर ये कॉस थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और देखें, हमने चर्चा किया था P जो है वो बेस है, R जो है वो हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। और ये फिगर में आप चेक कर लें, और ओ आर इक्वल टू ओ सी कॉस थीटा, यानी लैम्बडा अपॉन पी इंटू पी अपॉन आर। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्बडा अपॉन आर जो है आपका आ जाता है कांस्टेंट टर्म। तो ये जो है अब इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो आप जब जनरल मेथड से पढ़ते हैं तो नॉर्मल फॉर्म इसको कहते हैं। अब देखें कि ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ आर, वो लैम्बडा अपॉन आर है। तो इक्वेशन में कैसे ये रूपांतरित होगा देख ले। कॉस थीटा वाई माइनस साइन थीटा एक्स इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। ये जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द लाइन, ये आपके यहां आ जाते हैं। और इसी को अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल में ले तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस वाई 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। और इसे हम लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर।
ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा को अल्फा फॉर्म कर ले तो फिर ये आगे इस तरह से चीजें बन सकती हैं। एक स्वरूप ये हो गया आपका। सर एक बार ये साइन का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस है, नीचे प्लस हो रहा है। कहाँ पे? तो ये जो लास्ट में आपने दिखाई है, लास्ट में। हाँ जी सर, यही बस नीचे? लास्ट में। हाँ जी सर। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा ही होता माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सर 90 एक बार प्लस चेक थीटा। कर लीजिएगा इसको। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसका? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो जाएगा? फिर माइनस साइन सर कॉस वाले के आगे लगना चाहिए ना, एक माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, इस तरह से बनना चाहिए था फिर वो, अगर एक बार कॉस देख 90 लीजिएगा प्लस इसका, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। मैं सुधार दूंगा, टाइपिंग एरर हो सकती है। कोस 90 प्लस थीटा तो माइनस में हो जाएगा सर, और साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी साइन हो जाएगी सर माइनस एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल लैम्डा अपॉन आर। कॉमन ले लिए ना तो माइनस कॉमन ले नेगेटिव चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर वो माइनस लैम्डा के साथ हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, वो बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे सुधार देंगे। सर वो ठीक वाला बोल दीजिए, हम लिख लेंगे फिर कम से कम ठीक वाला। माइनस कॉस दोनों जगह नेगेटिव लगा लेने हैं। सर इसमें एक चेंज और आएगा कि जब कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस तो साइन में बदल जाता है, तो फिर वो एक्स के माइनस साथ साइन थीटा होना चाहिए, और साइन 90 प्लस थीटा में सर जब कॉस के आगे 90 डिग्री का एंगल होता है तो कॉस कन्वर्ट्स इनटू साइन थीटा ना, तो कॉस 90 प्लस थीटा वो साइन थीटा में हो जाएगा, और साइन जो है वो माइनस का रहेगा, तो माइनस एक्स साइन थीटा फिर होना चाहिए उस हिसाब से। इसमें हाँ जी सर, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस सर साइन इसमें थीटा। जो मिस्टेक है, सर इसमें जो मिस्टेक है, जहां आपने 90 प्लस थीटा चेंज किया है ना, तो उसी वाली लाइन में एक्स की जगह वाई आएगा। एक बार आप ऊपर से देखिए, जहां इक्वेशन थी कॉस थीटा वाई माइनस साइन थीटा एक्स इक्वल लैम्डा अपॉन आर, तो वही तो कॉस थीटा को रिप्लेस हमने करेंगे। किया, देखिए पहले कॉस थीटा वाई था और साइन थीटा एक्स है यहाँ। यस सर, तो यहाँ पर आएगा एक्स का कोफिशिएंट आप देखें साइन है, नीचे जो हमने चेंज किया वाई का कोफिशिएंट साइन हो गया और तब नेगेटिव हुआ है, और एक्स का कोफिशिएंट कॉस 90 प्लस थीटा है। ये चेंजिंग है। अब सर जो हम ऊपर को 90 एक बार प्लस थीटा, हो सकता है आप एक बार चेक कर लें इसके प्रोसेस को, हो सकता है टाइपिंग में कहीं एरर हो, उसको मैं चेक कर लूंगा। एक बार ध्यान से नहीं देखिए। सर फॉर्मूला तो ठीक है सर, ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू यही होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर वो कंफ्यूजन में भी इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले x का कोफिशिएंट साइन थीटा है, हमने साइन हाँ, को जब हाँ, हाँ, कन्वर्ट बिल्कुल। किया वो- cos वो- 90 प्लस थीटा में, तो साइन चेंज हो गया ऑलरेडी, इसीलिए वो प्लस ऑलरेडी चेंज हो गया है, इसलिए आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखें, वो चेंज करके यहाँ लिखा गया हुआ है ऑलरेडी, वो आगे पीछे हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है।
ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे ले। मैं कोशिश करता हूं एक टैब में आ जाए ये तीनों लाइन। हाँ, कॉस थीटा वाई का कोफिशिएंट है सबसे पहले स्टेप पर। यहां देखिए, यहां पर y का कोफिशिएंट cos थीटा है और यहां पर y का कोफिशिएंट sin 90 प्लस थीटा है। और फिर नीचे जो हमने अल्फा लिया है, y का कोफिशिएंट sin अल्फा है। ये तीनों अलग अलग फॉर्मेशन। फिर साइन को x का कोफिशिएंट देखिए, यहां माइनस एक्स साइन है और यहां cos 90 प्लस थीटा है और यहां पर x का कोफिशिएंट चेंज हुआ। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is 3 unit away from the origin. Away from the origin, यानी distance of the line from the origin is 3 unit and which is making angle positive x axis is tan inverse 5/12. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे मैं पढ़ाया नहीं हूं, सेकेंड सेमेस्टर में था, लेकिन एक क्वेश्चन चूंकि उससे रिलेटेड था इसलिए आपको दे दिया है। एक बार प्रयास करें, जो ऊपर चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसी पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। इसकी सॉल्यूशन आप कोशिश करें एक बार भेजने की, और कुछ बच्चों की आ जाएगी तो उसके बाद मैं फिर डाल दूंगा। दो 2.5 मिनट समय है। तो इतने समय में आप प्रयास करें एक बार। अरे राम, हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी सर। जी सर। सर अभी तो कूटांकन का ही पूरा टॉपिक छुटा हुआ है, कूटांकन वाला। हाँ
और उसमें इक्वेशन सॉल्विंग वाला छूटा हुआ है, वो भाटिया सर करा रहे थे ना, तो उनकी की क्लास हुई है उस पे अभी। बाकी तो सब कवर हो गया, सब हो गया। डिवीजन मैंने करा दिया था, अब अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरीज नहीं है। अलजेब्रिक डिवीजन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। हाँ वो आप रिपीट कर दीजिए। हिमांशु पाल और ये चौहान नाम से कौन है, एक इनके आंसर आए हैं। चौहान नाम से कौन जुड़े हुए हैं? यह देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं 1 मिनट बाद इसको सर ये लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू 3 है या 3/13 है? हाँ, अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं कुछ और बच्चों के आ गए हैं। सर जो लैम्डा अपॉन आर है उसकी वैल्यू 3 है या 3/13 है? हिमांशु सिंह पाल, ओके, नहीं क्या है ऐसे, ठीक है। हाँ, देखते हैं। यहाँ देखिए, लैम्डा अपॉन आर ये 3 यूनिट हो गया। tan इनवर्स 5/12, तो tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 अगर ये है तो tan अल्फा हो जाएगा 5/12। ये आप देख लेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में
चेंज हो जाता है थीटा और ये। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेस परपेंडिकुलर जब है तो इससे बोधायन नंबर निकाल लेंगे। एंगल अल्फा के लिए जो बेस होगा वो 12 हो जाएगा और कोटि यानी परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। हम लोग काफी चर्चा कर रखे हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पर किए हैं। कॉस अल्फा हो गया आपका 12/13, साइन अल्फा हो गया 5/13। क्लियर? उसके बाद आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा लैम्बडा अपॉन आर, तो ये हो गया 12/13। इस तरह से ये फॉर्मेशन इक्वेशन 12x + 5y = 3, ये आपके इक्वेशन आ गए। देख लें। अब इस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए सर, ठीक पेपर है, में यदि आता है तो। सर 3 के प्लेस पर 39 आएगा। हाँ 39 आएगा सर लास्ट में 3 की जगह। क्यों 39 क्यों आएगा? अच्छा 3 है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा यहाँ पर ओके, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ 1 डाल देते हैं और ये 39 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइपिंग एरर हो जाती है कई बार। ओके, तो ये आपका पूरा प्रारूप होना चाहिए था जब सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, अब हम फाइनल 5वां 5th जो है फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। और यहीं तक हमें पढ़ना है। अब 5th जो है हम देखेंगे लैम्बडा से हर टर्म को डिवाइड करेंगे। यहां देखिए हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में, ये है हमारा 5वां स्वरूप 5th। ये रहा लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p अपॉन लैम्बडा, q अपॉन लैम्बडा, r अपॉन लैम्बडा, और ये लैम्बडा जो हो जाएगा वो यूनिट में। यही जो है हमारी पूरी की पूरी स्वरूप है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। यहां देखें p अपॉन लैम्बडा वाई, x का गुणांक, सॉरी y का गुणांक, x का गुणांक q अपॉन लैम्बडा वाई, लैम्बडा प्लस 1। तो x को पहले करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन माइनस लैम्बडा अपॉन q और y अपॉन लैम्बडा अपॉन p इक्वल टू 1। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है बन के तैयार होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी है, वो जरा देखें। मैं प्रयास करता हूं कि एक लाइन में ये आ जाए।
ये थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए 2 लाइन में चला गया है। x अपॉन लैम्बडा अपॉन क्यू क्या कहता है? कहता है कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और y का इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इक्वल टू 1। यह आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है। इसमें भी स्पेशल कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। यदि लैम्बडा इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा px इक्वल टू qy। इट मीन्स वो लाइन जो है वो ऑरिजिन से होके गुजर रहा है। द लाइन विच passes थ्रू ऑरिजिन, तो उसके लिए ये इक्वेशन आपका हो जाएगा। ये हमारा 5th जो है वो आ जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, ये px इक्वल qy होगा या qx इक्वल py? अभी देखता हूं, आप चिंता न करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको देखेंगे। लैम्बडा 0 कर दे तो देखें क्या होता है। ठीक है, px इक्वल टू qy एक बार चेक कर लीजिए इसको। सर पी वाई होना चाहिए, पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्योंकि हम ऊपर हमेशा पी के साथ वाई लेके चल रहे हैं ना, और लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा उस टाइम पे। एक बार चेक कर लें फिर से। अभी हम ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या यहाँ? क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो p अपॉन लैम्बडा है, x का जो कोफिशिएंट है वो q अपॉन लैम्बडा है। तो एक बार इसको देख लीजिए। तो सर लैम्बडा चला जाएगा तो ये py इक्वल qx प्लस लैम्बडा ही तो आएगा, फिर लैम्बडा को हम 0 रखेंगे तो py इक्वल qx ही तो आएगा। अच्छा, चलिए इसमें सुधार कर देता हूं, लेकिन आगे ध्यान रखना है। सर और कोई लॉजिक हो तो बता दीजिए, मे भी आपका सही हो तो। कोई नहीं, अभी आपकी बात मान लेते हैं। सर p अपॉन लैम्बडा y इक्वल टू सर सॉरी सर 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 p अपॉन लैम्बडा। तो ये जो आपका बनना है वो कैसे बनना है वो देखिए। यहां x अपॉन लैम्बडा अपॉन q है,
y अपॉन लैम्बडा अपॉन p है। तो जब ये सॉल्व होगा तो आपका क्या बनेगा, ये इसके साथ p x के साथ चला जाएगा, q y के साथ चला जाएगा, और फिर जब जीरो होगा तो ये क्रॉस होकर के जीरो हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा वो देख लीजिए। मेरे हिसाब से ये सही था, सही है सर। मेरे हिसाब से ये सही था। आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। सर p तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा x के साथ में तो x अपॉन p हो जाएगा ना, क्योंकि p तो फ्रैक्शन में है ना। मैम 1 अपॉन लैम्डा आप कॉमन ले सकते हो ना, पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 बचेगा, तो लैम्डा का आप मल्टीप्लाई करोगे 1 में, आप तो लैम्डा को वैल्यू 0 रखोगे तो पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स आएगा। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही है। ये जो है जब इसको सम करेंगे आप, फ्रैक्शनल सम एडिशन, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे क्या होता है यहां देखें, एक्स अपॉन, सॉरी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, हाँ यहां पर देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा, जैसे x अपॉन ए है प्लस y अपॉन बी है, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, बी एक्स प्लस ए वाई हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो यहां जब एक को हम हटाएंगे, कॉमन करेंगे, तो ये 1 अपॉन पी और 1 अपॉन क्यू हो जाएगा। इस ढंग से फॉर्मेशन होगी। तो ये जब ऊपर जाएगा और फिर ये चेंज हो जाएगा एक दूसरे से, तो ये देख लीजिएगा, सही होगा। है नहीं। शोभा भी यार चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को एक बार देखिए, और इसकी सॉल्यूशन काफी इजी है। ये मीटिंग एक बार और होगी तो बना बस गिर दे। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब इस पर बस 2 4 5 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। सर ये 1 मिनट दिखा दीजिए, नीचे करिए। अभी 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 1 मिनट, एक ये स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को, या मैं इसको थोड़ा डार्क करूं? जी सर, क्लियर है सर। अब थोड़ा बोल्ड कर दिया हूं। आठ के 8 प्रश्न इस पर मैंने दिए हैं।
सर एक बार सॉल्यूशन दिखा देंगे पिछले एग्जाम्पल का। ये रहा। ठीक है सर। ये 8 प्रश्न है। इसमें से हर टाइप के मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं। तो एक एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करेंगे 3 प्रश्न। रेस्ट आप ऐसे तो घर में ही बैठे हैं, लेकिन क्लास के बाद करेंगे। वन, 4 और 7 इन 3 प्रश्नों को करके भेजिए। और तीनों प्रश्न एक ही साथ करके भेजेंगे। तो इस प्रकार से 5 फॉर्म, पांचों के पांचों फॉर्म जो है, अब इसमें आप मॉडर्न मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखेंगे कि कौन से 4 फॉर्म आपको पढ़ाए जाते हैं या पढ़ रखे हैं। एक फॉर्म आप मैथमेटिक्स की बुक में देखा तक नहीं होगा। तो ये जो है एक प्रकार से इन्वेंशन था अपने भारत के वैदिक गणित के राष्ट्रीय, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा आप लोगों के यूपी के ही रहने वाले हैं, राठ के, फिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और काफी सारी वैदिक गणित पर उन्होंने काम किया है। और आप लोगों से भी ऐसी अपेक्षा है कि इस तरह से कुछ नई चीजें, नई डायरेक्शन में वैदिक गणित जाए, उस पर काम करना है।
ज्ञान विज्ञान जो है गणितीय, ये सतत प्रयास का जो है परिणाम होता है। हजारों वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा बहुत योगदान देती है, तब जाकर के ज्ञान समृद्ध होता है। और अभी तक हम जितनी भी ज्योमेट्री पढ़े हैं वो बोधायन के एक ही श्लोक से निकला हुआ है। जो हम ज्योमेट्री पढ़ाने में जब बोधायन नंबर पढ़ाया था और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक किए थे, तो ये जितनी भी चीजें अब तक हमने पढ़ी है 4 यूनिट में, ये सब एक श्लोक के मनन करने का परिणाम है। अब सोचिए उस श्लोक को वो आदमी कितनी बार पढ़ा होगा कि इतने सारे विषय को उसने खोज के निकाला है। कुछ हिंट तो स्वामी जी की ग्रंथ से मिल जाती है, वैदिक गणित वाली, लेकिन उतना ही काफी नहीं होता। उस पर समय लगाना होता है, विषय के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना होता है और पूरा का पूरा जो है समय विषय के ऊपर सोचना होता है, तब जाकर के नई चीजों का जो है निर्माण हो पाता है। चौहान नाम से कौन जुड़े हुए हैं? उनका भी आया है, उनका नाम दिलशाद। हाँ ठीक है, इनके आ गए हैं तीनों भेज दिया आपने? जी सर। ओके, एक और आया है शिप्रा कौशिक। और इसके बाद अपनी जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जिसमें आपको सुनने में आया है जो प्रॉब्लम थी उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और कुछ नई टॉपिक भी शुरू करेंगे अगर आपकी क्वेरी से समय बच गया तो। और अभी एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को नहीं हुआ है, वो भी कराएंगे। मेरी तरफ से ज्योमेट्री के लगभग जितने टर्म आपके सिलेबस में थे वो कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी आप लोग भेजें जिनके हो गए हैं। ये जो मेनली इन्वेंशन है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये डॉक्टर कैलाश जी का ही है और उन्हीं से प्रेरणा मुझे मिली तो मैं इसको बुक रूप में फॉर्म कर रखा हूं और ये सारे प्रश्न उसी पुस्तक के हैं। लेकिन इस पुस्तक का दुर्भाग्य है कि अभी तक इसको हमने प्रिंट नहीं करवाया, कहीं पब्लिश नहीं कराया। थोड़ा सा कुछ हमें तलाश है, वो चीजें मिल जाए फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा।
हिमांशु सिंह पाल के भी आ गए हैं आंसर। अब कोमल अरोड़ा, ओके, अब इस प्रश्न को मैं हटा रहा हूं। आप में से किसी को जरूरत है एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। और उसके बाद यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर एक बार इनकी सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप में बड़े अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सर एक बार आप डिस्कस कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है ऊपर में करा रखा हूं। अब 75 डिग्री का आपको बोधायन संख्या निकालना है, तो 45 प्लस 30 करके सम ऑफ द बोधायन नंबर से 75 का आप निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 45 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद जो विशेष परिस्थिति थी उसके लिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे रखा है। देखें यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए सेम इसी का जो है एग्जाम्पल ऊपर में दे रखा हूं। तो हर यहां पर जो भी प्रश्न है उन सब के एक एक क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। और यहां देखें मैंने सिर्फ एंगल बदला है, आप ध्यान दें। 75, 45, यहां पर साइन इनवर्स 24, 26, tan इनवर्स 3/4, तो ये सिर्फ मैंने चेंज किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज चीजें हैं। सेम यही क्वेश्चन ऊपर कैसे करना है वो मैं करा चुका हूं। और ये जो है एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर -6 और -5 ये इंटरसेप्ट है, स्लोप इंटरसेप्ट दो, एक्स एक्सिस पर -6 और वाई एक्सिस पर -5 ये इंटरसेप्ट है। इसके क्वेश्चन ये रहे, तो ये सेम जैसे होना है एज इट इज मैंने सब क्वेश्चन को डाला है। तो अब एक एक करके क्वेश्चन आप फिर भी कहे तो मैं करा देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है छोटे बच्चे हैं नहीं कोई, सबके यहाँ 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन मैंने ऊपर कर दिए हैं और उसके बाद एंगल हमने चेंज किए हैं और वो डाल दिया है। यहाँ पर साइन इनवर्स 24/6 है, तो इसको अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 24/6 लेंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 24/6 और इसमें परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा और 26 जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बेस आ जाएगा इसका 10।
तो बेस 10 आ जाएगा और फिर उस हिसाब से आप साइन कॉस 10 लेके लिख सकते हैं। सर एक बार एग्जाम्पल 10 दिखा दीजिए। एग्जाम्पल 10, ये रहा एग्जाम्पल 10। एक्स एक्सिस के अगर समानांतर होगा, एक मिनट, यहाँ आपने क्वेश्चन में कुछ चेंज करवाया था। तो y एक्स एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू लैम्बडा अपॉन p। ये रहा एग्जाम्पल 10। फिर इसका सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो x पर तो कटेगा ही नहीं, ये y पर कटेगा। थैंक यू सर। सर ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्योंकि अगर एक के पैरेलल है तो इंटरसेप्ट तो हमेशा दूसरी वाली पे ही बनाएगी ना सर। तो जहां पे भी एक जगह एक्स है पैरेललिटी में, तो इंटरसेप्ट वाई पे बनेगा। वो हर क्वेश्चन में सर, मतलब पिछले बार भी यही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, वही चीज है। ये 10th क्वेश्चन आपने कहा था, वो मैंने दोबारा दिखा दिया है। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन है और ये उसकी सॉल्यूशन। अब 1 मिनट के आसपास समय बचा हुआ है। उसके बाद ये है आपका 11। यहां देखें इनवर्स वाला, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। साइन कॉस निकाल लेना है और फिर उसके बाद डाल देना है सीधा इक्वेशन पर, सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है कि जब ये टाइपिंग करने बैठता हूं तो जब हम टाइपिंग करने बैठते हैं तो दोनों चीज चलाना होता है, दिमाग भी चलाना होता है और उंगली भी चलानी होती है। तो कई बार क्या होता है, दिमाग और उंगली के चक्कर में कुछ चीजें मिसप्रिंट हो जाती है। तो अब ये आपका कंप्लीट ही समझे। उसके बाद अब हम आते हैं विषय पर नेक्स्ट। आप में से किसी ने ये प्रश्न किया था डिवीजन को एक बार और समझाने के लिए। तो अभी जो हम टॉपिक लेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन। दूसरा टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें अर्थमेटिक और अलजेब्रिक दोनों जो है आएगा। डिवीजन में अर्थमेटिक और
पहले लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो अलजेब्रिक लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो, क्योंकि अलजेब्रिक के विषय में कहा गया है कि अच्छे से हो गया है आप लोगों को, और जहां भी प्रॉब्लम होगी हर विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये 2 टॉपिक और जो है सो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम आते हैं डिवीजन के ऊपर। सबसे पहले है हमारा डिवीजन। एक चीज मैं बता दूं कि यहां जो भी बातें मैं लिखूंगा उन सब बातों का मेरे पास पूर्णतः प्रमाण है। जो भी डेट टाइम मेंशन करूंगा उनका पूर्णतः मेरे पास प्रमाण है। किसी को अगर चाहिए होगा तो वो हमसे डिमांड कर सकता है। इसलिए आज के हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपने आज तक क्या पढ़ा है इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं लिखूंगा वो पूर्णतः प्रमाणित बात होगी। अगर आप कहेंगे और वो जो डेट जो है वो उनके ग्रहों की स्थिति पर, जिस समय वो जन्म लिए थे उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो हर काल में अलग अलग होती है। वो कभी एक स्थिति 2 बार नहीं आती। तो उन स्थितियों के आधार पर जो है न्यू रिसर्च से वो डेट फाइंड किए गए हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है। अब एक प्रश्न आता है, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। जी सर। कितने आर्यभट्ट के विषय में आप जानते हैं? आर्यभट्ट, हम आपको 3 आर्यभट्ट के विषय में अभी जानकारी देने जा रहे हैं। चूंकि डिवीजन सबसे पहले उनके ग्रंथ में आर्यभट्टीय में देखा जाता है। अभी जो नई रिसर्च सामने आई है उस आर्यभट्ट उसके अनुसार पहली बार जो है डिवीजन शब्द डिवीजन आर्यभट्ट के ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। और आर्यभट्ट जो है 3 हुए, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। 3 की जानकारी अभी तक मैं निकाल पाया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि अगर 1-2 जानकारी 1-2 आर्यभट्ट और कहीं मिल जाए तो मैं प्रयास करूंगा। तो जो सबसे पहले आर्यभट्ट हुए इनका जो है 3250 टू 3150, ये मैं BCE में बात कर रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट। पहले आर्यभट्ट की चर्चा है और ये डेट जो है बिल्कुल प्रमाणिक है। उसके बाद दूसरे आर्यभट्ट जो हुए वो इसी काल में जस्ट आफ्टर 100 years 3150
173 to 3100, ये भी BC। अब जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें है कि पहले जो आर्यभट्ट थे हाँ वो फाइनल है। उनकी जानकारी जहां से मिलती है वो है बृहद्भट्ट। बृहद्भट्ट नाम का ग्रंथ था। बृहद्भट्ट नाम का ग्रंथ था, वहां से इनकी जानकारी। दूसरे जो आर्यभट्ट थे वो उनके जो है आर्यभट्टीय है। दूसरी जो वो है उनकी आर्यभट्टीय है। और तीसरे जो आर्यभट्ट की जानकारी हमें मिलती है वो है 4th 5th सेंचुरी के आसपास में, एडी में 400 एडी के आसपास के ये हैं। एग्जैक्ट इसकी जो है 2-4-10 साल आगे पीछे हो सकती है, मैंने सीधा सेंचुरी में लिखा है 400 समथिंग एडी में। और इन्होंने जो है महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, जहां से इनकी जानकारी मिलती है। अब और ये महासिद्धांत ग्रंथ जो है वो पूर्ण रूप से बृहद्भट्ट ग्रंथ का रूपांतरण था। एक तरह से देखा जाए तो इस 3000 साल में जो भाषा का कालांतर में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के साथ उन्होंने लिखा था। दोनों ग्रंथ की भाषा शैली में थोड़ा फर्क था और भाषा विज्ञान ने भी उसको नया और पुराना कहा है। नया पुराना को समझने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप में से जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास का देखा होगा या उसको पढ़ा होगा किसी ने, तो सारे स्कंद को आप पढ़ें और एक पंचम स्कंद है उसको पढ़ें, तो पंचम स्कंद की भाषा शैली बाकी सारे स्कंद के भाषा शैली से बिल्कुल अलग है। ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि पंचम स्कंद की जो भाषा शैली है वो थोड़ी प्राचीन है और बाकी सारे स्कंद की भाषा शैली एक जैसी है। तो ये भी थोड़ा सा वहां देखने को मिलता है। और ये जो है तो आर्यभट्ट की चर्चा करना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है। हमारा दुर्भाग्य है कि ये महासिद्धांत नामक जो ग्रंथ है ये अभी प्रचलन में नहीं, सामने है ही नहीं। लेकिन इस थर्ड आर्यभट्ट के नाम पर ये आर्यभट्टीय ग्रंथ चल रहा है। जो आर्यभट्टीय हम पढ़ रहे हैं वो थर्ड आर्यभट्ट के नाम पर ये आर्यभट्टीय चल रहा है। ये थोड़ी सी विडंबना है और इसे थोड़ा सा समझना है। ये सारी जानकारी आप अगर चाहें तो कहां से कैसे आया वो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारत, तो वहां आप
डॉक्टर वेदवीर आर्या अपने पिछले बच्चों ने जो है 1-2 क्लास भी लिया था उसका उनका, और उनकी जो है अभी रिसर्च है और सामने आई है, आप लोग सर्च चाहे तो कर सकते। तो हम डिवीजन की बात किए थे यहां तक। अब हम आते हैं, उन्होंने जो डिवीजन का जो प्रोसेस बताया, जो सिंपल प्रोसेस जो आप सब करते हैं अभी, और इसी के साथ वैदिक गणित में अब डिवीजन की बात करेंगे। वैदिक गणित में जो है वैदिक गणित में डिवीजन जो है, इसके 3 मेथड बेसिकली है। पहला है निखिलम विधि, निखिलम मेथड है। दूसरा है परावर्त्य, तीसरा जो मेथड है वो है ध्वजांक विधि। फ्लैग मेथड। ये 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है, और प्रथम 2 मेथड जो है वो कंडीशनल है, और तीसरा मेथड जो ध्वजांक है वो जनरल मेथड। निखिलम शब्द का प्रयोग होता है स्मॉलर देन द बेस, द नंबर और अ डिवाइजर इज स्मॉलर देन द बेस। आधार से छोटी संख्या के लिए हम निखिलम विधि का प्रयोग करते हैं, और आधार से बड़ी संख्या के लिए जब डिवाइजर हो तो हम परावर्त्य विधि का प्रयोग करते हैं। जब हम निखिलम विधि की चर्चा कर रहे हो तो वहां पर हम थोड़ा सा इसको ये देख सकते हैं कि इसमें जगह नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूं, 1 2 3 यहां लिख देता हूं, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये निखिलम विधि ऐसे। निखिलम विधि डिवाइजर इज लेस देन द बेस। जब डिवाइजर बेस से छोटा होता है, और जो ये परावर्त मेथड है, डिवाइजर इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, ज्यादा नहीं, स्लाइटली ग्रेटर देन द बेस। स्लाइटली ग्रेटर मतलब जैसे ये है तो 99 है, 98 है, 9988 है, इस तरह के नंबर्स जब लेते हैं, और ये है 11 है, 101 है, या 111 है, या फिर 121 भी ले सकते हैं ऐसा, तो इसमें 1011 भी ले सकते हैं। इस तरह से ग्रेटर देन द बेस,
और ये स्मॉलर देन द बेस, यानी निखिलम और परावर्त मेथड, ये दोनों जो है सो कंडीशनल है। इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। लेकिन जो ध्वजांक विधि है वो जनरल मेथड है। कोई भी डिवाइजर हो, कोई भी डिविडेंड हो, आप सॉल्व कर सकते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी हम शुरू करते हैं सबसे पहले निखिलम विधि से। निखिलम विधि से शुरू करते हैं। निखिलम, निखिल शब्द है नंबर लेस देन द 100, यानी हम लेंगे 9, 8, बस इतना तक रहने दे, 7 भी ले सकते हैं, या फिर 99, 98, 97 एंड सो ऑन। फिर 999, 998, 997, उसके बाद 99998, 9988, ऐसा इस तरह से नंबर सब ले सकते हैं। उसके बाद ये 10 बेस में हो गया, ये 100 बेस में हो गया, ये 1000 बेस में हो गया। हम इसको 10,000 में भी, सॉरी ये भी आपका 1000 में हो गया, 10,000 बेस में भी आप ले सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हमें जरूरत है उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। निखिलम विधि की कुछ ऐसी प्रक्रिया है, और सारी की सारी चीजें जो है वो एज इट इज सब में चलती रहेगी। अब हम यहां पर सबसे पहले प्रयास करेंगे कि चीजों को समझें, और एक उदाहरण से इस बात को हम कोशिश करते हैं समझाने का। सबसे पहला एक लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको 121 है नंबर, उसमें डिवाइड करना है 8 से। ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें ध्यान दें, सबसे पहला जो आपका काम है वो है डिवाइजर। डिवाइजर यहां पर 8 है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये कौन से बेस के पास में है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड बेस है वो है 10। अब देखना है कि ये बेस से कितना कम है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट नंबर है तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट नंबर, ये हो जाएगा आपका 2। तो यानी 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा, यानी 10 से ये कितना छोटा है, इस बात को हम तय कर लेते हैं। अब यहां ध्यान दें कि डिवाइजर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट 1 है या 2 है या 3 है, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। अगर 1 है तो ये 10 का बेस बनाएगा, 2 डिजिट है तो 100 बेस में जाएगा, 3 डिजिट है तो 1000 बेस बनाएगा। इस तरह से ये जो है वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। अब जो आगे की प्रक्रिया होगी इसमें हम ध्यान देंगे कि इसके 3 खंड हमको बनाने हैं। यहां पर सबसे पहला खंड जो होगा वो डिवाइजर का होगा।
दूसरा खंड जो होगा वो डिविडेंड, और तीसरा जो पार्ट है वो रिमाइंडर पार्ट होगा। अब जैसे आपको 121 है, इसको ध्यान दें, 121 डिविडेंड है, तो 121 में जितने डिजिट डिवाइजर में है 1 डिजिट है, तो राइट साइड से 1 डिजिट को छोड़ करके रेस्ट पार्ट को आपको डिविडेंड पार्ट में लिख देना है, और जो बच गए वो आप रिमाइंडर पार्ट में यहां ले जाइए। ये टेक्निक यही है करने का। अब डिवाइजर यहां 8 लिखिए, ठीक है, और 8, अब चूंकि 8 से डिवाइड करने की बात हो रही है, लेकिन हम यहां 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, बेस से ये कितना कम है उसकी चर्चा करें। तो 8 जो है वो बेस से 2 कम है, ये 2 कम है, कोई प्रॉब्लम है आपको तो ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे जो है ये कोसेंट पार्ट। अब यहां पर आप जो नंबर आएंगे वो कोसेंट आएंगे। अब चूंकि वो 10 बेस की बात हो रही है, तो 10 बेस की बात हो रही, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो डिविडेंड का जो पहला नंबर है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर, ठीक है। और इसके बाद ये जो कोसेंट पार्ट आया है आपका, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना, ठीक है। अब ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करिए, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 आ गया। अब 4 आने के बाद अब ये फाइनल आ गया। अब 4 यहां से लीजिए और फिर 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 2, यहां पर जो आपने किया ये 1 और ये 2, तो 1 इंटू 2 किया, तो ये आ गया 2, यहां पर आपने लिख दिया, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। और यहां 4 जो है और यहां 2 है, इन दोनों को लेकर के 4 इंटू 2 ये करके यहां लिख दीजिए, 4 2 जा 8 आ गया, ये भी पॉजिटिव। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 9, 8 और 1 9 आ गया। कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में? नो सर। नो, बिल्कुल। अब एक बात हमें क्या समझनी है, अब आपका कोसेंट आ गया ये 14 और रिमाइंडर आ गया 9। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, कुछ आपको अटपटा सा लग रहा होगा। सर ये 8 के नीचे 2 कैसे आया? 8 के नीचे 2 कहाँ आया है? 8 के नीचे डिवाइजर, ये कैसे आया? वो डेविएशन है, डेविएशन है। ये डेविएशन है, विचलन इसे कहते हैं हिंदी में, वैदिक गणित में इसे निखिल कहते हैं। मैंने कहा ना 8 बेस से कितना कम है, इस बात को देखिए। तो 8 बेस से 2 कम है, तो अब 2 से ही हमें ऑपरेट करना है। अब यहां पर कुछ, अब ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर मिल गया जिसने भी पूछा था। अब हम थोड़ा, अब विषय वस्तु, आपका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। एक इसमें बात थोड़ी कॉमन आप देखेंगे कि जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 कैसे है, 8 से छोटा होना चाहिए। तो इसे 8 से छोटा बनाने के लिए इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 1, और इधर 1 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 15। अब आपका
कोसेंट आ गया 15, रिमाइंडर आ गया 1। दिस इज द आंसर। आपको ये एक डिजिट डिवाइजर को लेकर के मैं समझाया था। अब इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी बात जो इसमें समझ में नहीं आई हो, फिर हम 2 डिजिट पर चलेंगे। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ये फिर जो है ये 4 into 2 जो लिखा है। एक मिनट हम फिर दोबारा समझा। देखिए, हमें डिवाइड करना है 121 को 8 से। ये समझ में आ गई बात। अब यहां डिविडेंड में 3 डिजिट है और डिवाइजर में 1 डिजिट है। तो डिवाइजर जो 1 डिजिट है, तो अब आपके डिवीजन 3 पार्ट में होंगे। एक डिवाइजर पार्ट होगा, एक डिविडेंड पार्ट होगा, एक रिमाइंडर पार्ट। क्लियर? अब अगर 1 डिजिट डिवाइजर में है तो 121 में राइट साइड से 1 डिजिट रिमाइंडर पार्ट में और रेस्ट ऑफ द डिजिट डिविडेंड पार्ट में लिखते हैं। यानी 1 डिजिट यहां से ये चला गया आपका रिमाइंडर पार्ट में और रेस्ट जो 12 है ये आ गया आपका डिविडेंड पार्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद अब डिवाइजर में आइए। डिवाइजर चूंकि 8 है, हियर इज अ डिवाइजर 8 एंड ये कितना कम है तो बेस से, तो 2 कम है तो हम 2 ले लें। दिस इज द एक्चुअल डिवाइजर, दिस इज द एक्चुअल डिवाइजर व्हाट वी थिंक अबाउट इट। तो एक्चुअल डिवाइजर आपका हो गया 2। अब यहां से देखें, अब इससे हमें फंक्शन करना है। तो निखिलम का जब भी हम यूज करेंगे तो डिविडेंड का पहला पार्ट जो होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा क्वोशेंट में। ठीक है, ये 1 आ गया। अब इस 1 को जो ये 2 है डेविएशन, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 into 2, और जो 1 आप नीचे किए हैं उसके बाद जो भी डिजिट है उसके नीचे इसे लिख देना है। तो 1 into 2 किया, 2 आ गया, ये ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करके आ गया 4, और इस 4 को फिर हम मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8। तो ये अब रिमाइंडर पार्ट में चला गया। यहां तक आपका डिवीजन, और जहां तक ये आता है वहीं तक हमें डिवीजन करना है। जो ही आगे जाएगा हम छोड़ देंगे काम। बस ये आपका हो गया। 8 और 1 9 आ गया रिमाइंडर पार्ट में, 14 आ गया डिवाइजर कोसेंट पार्ट। उसके बाद अब यहां देखे कि 9 जो है विच इज ग्रेटर देन द डिवाइजर, सो वी सबट्रैक्ट डिवाइजर फ्रॉम द रिमाइंडर एंड ऐड 1। अगर एक टाइम हमें घटाना है तो 1 ऐड करेंगे। एक बार घटाने के बाद भी अगर ये बड़ा आता है तो एक बार और घटा लेंगे, 1 और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो 9 में से 8 माइनस किया, रिमाइंडर 1, और 14 में 1 प्लस कर दिया है तो ये 15। तो 15 आपका कोसेंट, रिमाइंडर हो गया 1। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चर्चा करें। अभी भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 2 डिजिट के ऊपर, कि अब 2 डिजिट का डिवाइजर अगर हो तब हम क्या करें। देखिए जरा ध्यान से, मैं प्रयास करता हूं कि 2 डिजिट का डिवाइजर भी आपके समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब एक दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो है 1 2 4 5। इसको डिवाइड करना है हमें 97 से। क्या
97 से हमें डिवाइड करना। ठीक है, अब ये चर्चा करें हम 97 के ऊपर, तो 97 में कितना कम है? अब इसके बेस है इसमें 100, तो कितना कम है? तो 3 कम है, तो 3 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लेंगे। 100 बेस के लिए 2 डिजिट, 1000 के लिए 3 डिजिट, तो ये 03 ये कम हो गया। इस बात को ध्यान रखें। अब हम फिर यहां 3 पार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में। ये आपका हो गया डिवाइजर पार्ट, ये हो गया डिविडेंड पार्ट, हाँ और ये हो गया आपका रिमाइंडर। पूरा होगा, 2:30 बजे तक जाऊंगा। ये हो गए। उसके बाद अब यहां चूंकि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को हम करके 12 यहां लिखेंगे और 45 यहां आ जाए। ठीक है, डिवाइजर में आ जाइए। 97 से आपको डिवाइड करना है, तो 97 नहीं लेकर के 03 ले और सॉल्यूशन शुरू करिए। सबसे पहला डिजिट 1 एज इट इज नीचे, 1 में पहले 0 से करिए। 2 अलग अलग डिजिट इसको मानेंगे। 1 में 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में 3 से करेंगे तो ये 3 यहां आ जाए। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब 2 एज इट इज नीचे लिख दीजिए, इसको प्लस करिए अब, तो ये आ गया 2, और आगे का काम 2 इंटू 0, फिर दोबारा 0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए यहां पर, तो 6 और 5 11, 1 कैरी ओवर, 5 और 3 8, 81। अब ये आपका हो गया कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम है आपको तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन को कर गुरु जी सर अगर इसी डेसिमल से हमें कैसे डेसिमल लेके जाते? एक आदमी एक बार में बोले। सर इसको डेसिमल में अगर निकालना हो तो निकाल पाएंगे इस मेथड से? बिल्कुल निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। गुरु जी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, आप चिंता ना करें, एक एक बात की चर्चा करूंगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी गुरुजी। आप पहले कोसेंट और रिमाइंडर निकालें, डेसिमल की भी चर्चा करूंगा। अरे गुरु जी ना सुन रहे। गुरु जी, हाँ हाँ, गुरु जी ये जो 06 है, ये 0 इसमें लास्ट में ली जाएगी। 06 आप देखें कहाँ ली जाएगी। 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 वाले के बाद ही रखेंगे ना उसको। अच्छा, ये एक के आगे नहीं लगाना कुछ भी, 1 की। नहीं नहीं नहीं, ये जो 2 है, इस 2 हाँ। से जब फंक्शन करेंगे तो इसके सामने जो डिजिट है इसके बाद ही इसको ले जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न? नो सर। बहुत अच्छा। अब हम आपके सामने 2-3 प्रश्न रखते हैं और निखिलन विधि पर ही है। इसको आप सॉल्व करके देंगे और समय थोड़ा कम बचेगा मेरे पास, वैसे दोबारा जुड़ जाएंगे। तब तक मैं प्रश्न रखता हूं। पहला प्रश्न है 102 डिवाइडेड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है 215 डिवाइडेड बाई 9। तीसरा है 311 डिवाइडेड बाई 8। चौथा प्रश्न है 124 डिवाइडेड बाई 89। पांचवा प्रश्न है 2320 डिवाइडेड बाई 8 9। उसके बाद छठा प्रश्न है क्या हम इसको 3 डिजिट में सॉल्व आप करने का प्रयास कर सकते हैं?
तो वो भी जी सर। देख लें। 111,034 डिवाइडेड बाय 899। तो क्या इसको भी सॉल्व 889 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके Yes, sir. आंसर आप दीजिए। 1 मिनट जी सर। 1.5 मिनट के आसपास समय है। दोबारा जुड़ेंगे तो सॉल्व करके आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो परावर्त विधि और ध्वजांक विधि की चर्चा करेंगे। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ये सारी बातें होंगी, आती चली जाएगी। इन 6 प्रश्नों को आप सॉल्व करके, और जैसे मैं बता, देखिए हो सकता है तो ये ओरल आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो आपको सॉल्व करना है वो जैसे मैं कराया हूं टेक्निकली वैसे ही करना है। एक बार टेक्निकली आप सीख जाएं तो ओरल तो ये एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई ऐतराज नहीं। तो ओरल तो आप कर ही सकते हैं। और कोई भी डिवाइजर हो, कोई भी डिविडेंड हो, ये बिल्कुल श्योर रहिए यू कैन फाइंड आंसर जस्ट इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड से ज्यादा तो लगना नहीं है कभी आंसर पता करने में। लेकिन अभी आप टेक्निकली देंगे, 1-2 मिनट समय लग सकता है, लेकिन अभी वो चिंता नहीं करनी। थोड़ा सा प्रयास हो जाएगा तो आप 15 सेकेंड में प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय में कटेगा। हम लोग वापिस जुड़ेंगे और फिर क्या नाम है, आ गई रश्मि आ गई। वो कहीं व्यस्तता होगी, कुछ काम हो रहा होगा। रश्मि को आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, अब आप अपना शुरू करिए हैंडलिंग प्रोसेस। सभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लो एक बार। कोमल अरोरा, प्रेम कुमार, आयुष कुमार, ठीक है सर, हो गया। ओके, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो आगे की चर्चा होगी। थैंक यू।